सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब वक्त बहुत कम है और सियासी जमातों के लिए मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अंदाज से अपनी अपनी कैंपेन करती हमें दिखाई दे रही हैं और जहाँ आवाम में सियासी जमातें जा रही हैं वहाँ पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर पिछले 48 घंटों में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात देखे, उनके कुछ लोगों को उनके इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया गया और ये ऐन उस वक्त हुआ जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बल्ले के निशान से महरूम होता देखा। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा सख्त इस पर रिएक्शन भी सामने आया और जहाँ वो नून लीग पर इस वक्त मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वहीं पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा और उन आरोज़ को हटाने का मुतालबा उनकी जानिब से किया गया कि जिन्होंने तीर का निशान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को अलॉट नहीं किया है। अब अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस खत को संजीदगी के साथ नहीं लिया जाता या उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो फिर हमें देखना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सिर्फ अवामी कैंपेन ही करती रहेगी या फिर अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएगी और अगले 20 दिन में जो कि इलेक्शन से पहले के दिन है इसमें क्या कुछ मजीद हैपनिंग सामने आ सकती हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हमने चंद रोज़ पहले ही देखा कि पीटीआई के खिलाफ एक फैसला आया और उनको बल्ले के निशान से महरूम किया गया और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान को उनके अपने इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया, उन्हें तीर का निशान नहीं दिया गया और मुख्तलिफ निशान उनको अलॉट कर दिए गए। अब आपने एक रिएक्शन दिया और फौरी तौर पर खत लिखा कायरा साहब इलेक्शन कमीशन को। अब अगर इलेक्शन कमीशन कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं इस पर अपनाता, उन आरोज़ को नहीं हटाता जिसकी आपने डिमांड की है और जो आप कह रहे हैं कि वो नून लीग के ज़ेर असर हैं, तो फिर अगला क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल होगा? फिर आप क्या करने जा रहे हैं? पार्टी की पॉलिसीज के बारे में तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उसके लिए तो फैसल कुंडी साहब या नैयर बुखारी साहब पार्टी की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है और हमारी इलेक्शन कमीशन बात नहीं मानता तो अगले फोरम फिर जुडिशियल फोरम है। लेकिन क्या फैसला करेगी पार्टी ये तो पार्टी ही बता सकती है, तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन कायर साहब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुफ्तगू करते हैं तो वो तो बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं, वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि ये आरोज़ जितने भी हैं वो नून लीग के ज़ेर असर हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तमाम फैसले वो उनके दबाव में ले रहे हैं। तो इतनी स्ट्रेट गुफ्तगू, इतने संजीदा इल्ज़ामात फिर वो किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? उनके पास कोई शवाहिद, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस मौजूद है? बिलावल साहब बगैर सबूतों की बात नहीं करते, उन्होंने सबूत के साथ ही बात की है और जब मुनासिब होगा या अप्रोप्रिएट फोरम होगा तो हम उसके सामने भी लाएंगे रिकॉर्ड। तो इसका मतलब कायर साहब आपकी गुफ्तगू से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों का मुतालबा था, जो रिजर्वेशन थे वो अभी भी अपनी जगह पर कायम है। वो 2 हफ्ते पहले भी थे, वो 2 महीने पहले भी थे और शायद वो अगले 15-20 दिन भी कायम रहेंगे। तो फिर इसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के साथ अब अगले इंतखाबात में जा रहे हैं, 8 फरवरी तक आप पहुँच जाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है और हम बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा था कि कम वक्त में हालात जो भी हो हम इलेक्शन के अमल को बिल्कुल रोकने के हक में कतई नहीं है, हम इसमें हिस्सा लेंगे। तो कायर साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें इस वक्त ये चाह रही हैं कि इलेक्शन हो जाए, 8 फरवरी से वो डिले ना हो। लेकिन ये 8 फरवरी को इंतखाबात जिन हालात में होने जा रहे हैं, फिर ये क्या पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगे? जो पिछले इलेक्शन में रिजर्वेशन रही हैं सियासी जमातों की 2013 में, 18 में, तो इस वक्त फिर क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? अभी भी प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है, अभी भी आप लोग इलेक्शन डे पर कुछ शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं? नहीं, आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ भी प्री पोल हुई थी, वहाँ पे भी हमारी जमात के बहुत सारे लोगों की वफादारियां तब्दील करा के उनके साथ शामिल किया गया था। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन उससे कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होने जा रहे। वैसी ही एक फिजा है, एक मिसट्रस्ट की कैफियत है और ये हमारे लिए कोई आसान और बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वो इलेक्शन जिस पे अवाम का एतमाद न हो, उन इलेक्शन का रिजल्ट मुल्क कौम के हक में बेहतर नहीं निकला करता। तो कायर साहब जिन इलेक्शंस पर आवाम का एतमाद ही आपके बकौल नहीं हो, वो इलेक्शन भी फिर बेहतर नहीं है मुल्क के लिए, तो फिर उसके नताइज के बाद मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे? उसके नताइज के बाद जो जमातें बरसर इख्तिदार आएंगी वो फिर पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकेंगी? यानी पाकिस्तान का बुनियादी मसला हल होने की तरफ जा रहा है या ये मसाइल हम 8 फरवरी के बाद बढ़ते हुए देखेंगे पाकिस्तान में? देखिए, ये तरक्की पजीर मुल्कों का ये मसला जरूर है कि वहाँ पे हुकूमतें बनने का अमल बहुत शफाफ नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इज्तिमाई का जो दानिश का फैसला है वो माने और इकट्ठे होकर हुकूमत चलाने का फैसला करें जिस तरह माजी में हमने किया है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम मुल्क के मसाइल का हल ना निकाल सकें
ये जो यक जमाती हुकूमत होती है कि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो अपनी हुकूमत बनाए, वो एक तरह की अथॉरिटेरियन रूल चल जाता है। उससे ज्यादा मजबूत निज़ाम मशावरती होता है, मुफाहमती होता है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली उसके माने गलत ले लिए गए हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, 2008 से 2013 हमारी एक गवर्नमेंट थी कोalition की, लेकिन हमने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखा था। तो हमने कितने बड़े बड़े काम किए थे, आइन अमेंड किया था, उसको ठीक किया था, NFC किया था, तरक्याती काम कराए थे, सूबों के नाम दिए थे, क्या क्या नहीं हुआ था। पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे बड़े प्रोग्राम। तो ये इज्तिमाई जो दानिश है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए और कोई अकले कुल न बने, तो ये भी एक बड़ा आला फैसला है। अल्लाह करे हम कोई बेहतर फैसले करने की पोजीशन में। लेकिन कायद साहब, अभी ये इज्तिमाई दानिश वाला अमली मुशायरा, ये इसकी एक मिसाल तो हम PDM की हुकूमत में देख चुके हैं। वहाँ आप भी 16 माह हुकूमत का हिस्सा रहे, PDM की तमाम जमातें भी उसमें शामिल थी। हुकूमत ख़त्म हुई, किस तरह से एक दूसरे पर तनकीद शुरू की गई, वो आपके भी सामने। और उस दौर में क्या कोई बड़े और पॉपुलर ऐसे फैसले लिए गए कि जो कि फिर मुल्क के लिए बेहतर थे? बहुत कामयाब हुई, आलमी तावन में काम खड़े थे, एट द वर्ज बिफोर इस साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट खड़ा था। ये सारी चीजें अगर आप देख के आएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि वो हुकूमत कामयाब हुई। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म हुकूमत थी और उनके पास थोड़ा वक्त और फैसले करने की स्पेस बड़ी थोड़ी थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की पोजीशन में नहीं थे। इसके बावजूद बहुत अच्छे फैसले हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान इस्तेहकाम पजीर हुआ। हाँ, महंगाई हुई, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, तेल, गैस, बिजली, हर चीज महंगी हुई। आप सब दोस्तों का, आवाम का, मीडिया का ये मुतालबा दुरुस्त, हमारा भी मुतालबा था कि चीजें सस्ती की जाएं, सब्सिडियां दी जाएं। आलमी मंडी में अगर रेट बढ़े हैं तो उनका असर आम आदमी पे ना पड़े। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में इतनी स्पेस ना हो तो एक मजबूरी होती है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो खारजा पॉलिसी में बड़ी कामयाबियां हुई, आलमी इदारों के साथ तावन में बेहतरी आई, चीन, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई, इंपोर्ट्स कम की गई। तो कई सारे ऐसे फैसले हुए जिससे पाकिस्तान में अबतरी का अमल निस्बतन कम हुआ। ठीक है, तो कायद साहब, इसका मतलब ये मुशावरत वाली, मुफाहमत वाली हुकूमत के जितने भी ये क्रेडिट्स और बेहतर काम आप बता रहे हैं, तो नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि आपको ये लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात के बाद भी एक मखलूत हुकूमत ही क़याम में आएगी और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल होंगी, चूँकि मुशावरत और मुफाहमत वाली हुकूमत को आप ज़्यादा बेहतर करार दे रहे हैं। देखिए, नंबर भी तो पूरे किसी तरीके से ही होने हैं। देखिए, उनको अपनी कोशिश करनी है, हमें अपनी कोशिश करनी है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसले करने हैं। अर्ज ये है कि इसका रास्ता क्या बनेगा। PMLN हुकूमत बनाती है, हम हुकूमत बनाते हैं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भरपूर अपनी कैंपेन कर रही है और हम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, कोalition गवर्नमेंट बनने का इम्कान है और कोalition गवर्नमेंटें मजबूत गवर्नमेंटों से ज्यादा काम करने की पोजीशन में होती हैं। लेकिन आपको कोalition चलाने का तजर्बा भी हो और आप पे ये हौसला भी हो, तब कोalition गवर्नमेंटें चलती हैं, तब वो फंक्शन करती हैं। तो मेरी नज़र में 2007 में भी कोalition गवर्नमेंट 8 में थी, उसमें बड़े कामयाब तरीके से हमने वो गवर्नमेंट चलाई थी। अब भी अगर ऐसी सूरत हुई और पीपल्स पार्टी लीड पोजीशन में हुई तो इंशाल्लाह हम एक भरपूर गवर्नमेंट बना के इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल के देंगे। तो कायद साहब, पीपल्स पार्टी को लीड पोजीशन में आने के लिए पंजाब से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दरकार होगी, एक बड़ी कामयाबी दरकार होगी। बिलावल भुट्टो साहब खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा? जरदारी साहब आज भी लाहौर में थे, अब आप लोग पंजाब में गए, तो कितना गेन करने में कामयाब हो जाएंगे पंजाब से, और जबकि वहाँ पर बाकी सारी जमातें सीट एडजस्टमेंट्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं? इलेक्शन तो कोई आसान नहीं होता जी, इलेक्शन तो सारे ही मुश्किल होते हैं और हम अपने तई भरपूर मेहनत के साथ मैदान में हैं। हमने मैनिफेस्टो दे दिया, हमने कैंपेन का आगाज कर दिया। बाकी जमातें तो अभी इस मखमसे से नहीं निकल रही और जो मैनिफेस्टो हमने दिया है वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी हमने ऑलरेडी उसके ऊपर अमल किया है या सिंध में किया है। और हम जो कह रहे हैं उसको अगर अवाम ने पूरी तरह पढ़ के देखा, रिस्पॉन्ड किया तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है
तो कायर साहब कह रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो पूरी तरह काबिल अमल है और माजी में इस पर अमल भी हुआ है। ज़रा सिर्फ दो जो आपके मैनिफेस्टो के नुकात हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि एक तो ये 300 यूनिट तक बिजली फ्री, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के इन माशी हालात में कैसे मुमकिन बनाएगी, और तनख्वाहें आप डबल करने की बात कर रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात हैं उसमें क्या ख़जाने में इतनी गुंजाइश होगी कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए और फौरी तौर पर ये इक़दाम उठाए? देखिए, पहली तो बात यह ज़हन में रखिए कि हमने अगर कहा है कि हम तनख्वाहें डबल करेंगे तो हमने 2008-13 में उस 5 साल में 115% तनख्वाहें बढ़ाई थी। अच्छा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरे, उस वक्त भी कहा जाता था पैसे नहीं है, उस वक्त भी कहा जाता था कहाँ से ये सब कुछ होगा। तो भाई, अगर सरकारी मुलाजम का गुजारा नहीं हो रहा, वो नौकरी करे यकसुई से या वो अपना मुमकिन है। और फिर अगर आप सरकारी मुलाजम को पैसा देते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ाते हैं, तो तनख्वाहदार तबका जब खरीदो फरोख्त करेगा, इनके पैसे दुकानदारों के पास जाएंगे, वो होलसेलर को मिलेगा, वहां से इंडस्ट्री में जाएगा, या जमींदार को पैसा मिलेगा, वो अपनी प्रोड्यूस बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। तो ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पहिए को चलाने का एक फार्मूला है। और हम 115% तनख्वाहें पिछले 5 साल जो हमारी हुकूमत थी हम बढ़ा चुके हैं। बिजली पर आ दूसरा, 300 यूनिट बिजली बिल्कुल एक बड़ा फैसला है। इसमें बहुत सारे पैसे दरकार होंगे हर साल, कोई 40-50 अरब कहा जा रहा है कि चाहिए होगा हर साल। तो भाई, हमने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था ना पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए, तो उस वक्त भी यही सवाल था कि क्या होगा। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने कहा था कि पैसा आ जाएगा, पहले इरादा तो हो। हमने 35 अरब से वो प्रोग्राम शुरू किया। आज 15 साल के बाद वो प्रोग्राम कोई 250 अरब रुपए सालाना का प्रोजेक्ट है, और उसके लिए पैसे भी आ रहे हैं, दुनिया भी उसको रेप्लिकेट कर रही है, सारी दुनिया में उस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इंशाल्लाह ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हमने प्लान किए हैं उन प्लान्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे कहाँ से बचत निकलेगी, वो भी हमने उसके अंदर इनबिल्ट बाकायदा प्लान के अंदर ही दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका भी यही ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात के बाद एक मखलूत हुकूमत बनेगी और फिर वो किस तरह से पाकिस्तान के मसाइल हल करती है। बहरहाल ये एक सवालिया निशान होगा। माजी की उन्होंने अपनी हुकूमत की मिसाल दी कि उन्होंने भी मखलूत हैसियत में हुकूमत की और फिर पाकिस्तान के मसाइल भी हल किए, और फिर जो मंशूर है इस वक्त उनका, उसके 2 पॉइंट्स पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि 300 यूनिट तक जो बिजली की फ्री यूनिट्स की बात हो रही है और जो तनख्वाहें डबल करने का मामला है उसको वो माजी में इस पर अमल दरामद कर चुके हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अब क्या वाकई ये तमाम तजावीज़ काबिल अमल हैं, और अगले 20 दिन जो सियासी जमातों की मुश्किलात हैं वो किस हद तक बरकरार हैं, किन किन जमातों को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, JUI के भी अपने कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसी पर ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रऊफ़ सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो कामरान साहब, अभी हम कायरा साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनको ज़ाहिर जो उनकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के वो अपनी जगह पर हैं, और आप लोग के थोड़े से मुख्तलिफ खदशात हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। अब तो 8 फरवरी बहुत करीब आ रही है, तो अगले 20 दिन में हालात अंडर कंट्रोल आप देख रहे हैं या इसी तरह से फिर पोलिंग डे तक आप पहुँचेंगे? देखिए, मामला हो रहे हैं। आज कोयटा में एक धमाका हुआ है, और उससे इसके साथ साथ जो है वो ईरान की तरफ से जो है वो आपके यहाँ मिसाइल फेंका गया है, कोई उसमें कोई बच्चे शहीद हुए हैं। इस तरह के मामला तो फिर यहाँ लकी मरवत के आसपास भी जो है ना वो कोई वाक़या हुआ है, थाने पे हमले की कोशिश हुई है। तो ये ऐसे मामला हैं। इवन कल जो है ना पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं असगर रिंद, उनके घर पे जो है ना वो दस्ती बम फेंका गया था और उनका भाई जख्मी हुए हैं। तो ये सारे मामला जो है ना वो बड़े तकलीफदेह हैं, और इलेक्शन का माहौल अभी भी नहीं बन पा रहा। ये तो है ही है, मगर इसके साथ ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये उसमें हमको मूव नहीं करने दे रहे। सबसे ज्यादा मसला जो है JUI के साथ दरपेश है। एक दफा जो है ना हमने 84-85 जाने दे दी हैं, हमदुल्ला पे हमला हुआ है, मौलाना की गाड़ी पे हमला हुआ है, बेटे को उसके थ्रेट है, और बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो इसी तरह से थ्रेट की जद में भी है, और खुदा न खास्ता कोई वाक़े के हवाले से भी जो है ना वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो मूवमेंट जो है ना वो हमारी बहुत मुश्किल हुई है।
पूरे मुल्क में इस वक्त। तो कामर साहब, इसके बावजूद भी जो कुछ दीगर सूबे हैं, ज़ाहिर है इस वक्त हम सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पंजाब में भी मुहिम चलाते हुए देख रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ चुकी है, MQM पाकिस्तान को भी इस वक्त हम सिंध में बिलखुसूस कराची में मुतारिक होता हुआ देख रहे हैं। तो अब ये बाकी सियासी जमातें फिर आवाम में भी जा रही हैं आज़ादाना, आपके साथ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो जो मुस्लिम लीग नून से आपके कुछ बातचीत हुई थी, सीट एडजस्टमेंट का कुछ मामला ज़ेर बहस आया था, उसमें इन पॉइंट्स पर बात हुई थी, उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो आपके अपने नुकात हैं वो आपने सामने रखे थे कि वो भी आपके हम आवाज़ बने? देखिए, इसमें जहाँ तक बाकी सूबों में दूसरे दोस्तों की जो है वो मूवमेंट का ताल्लुक है या कंपेन का ताल्लुक है, वहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं। सुबह सिंध में इस तरह से मामला नहीं है जिस तरह से बलोचिस्तान में है या सुबह खैबर पख्तूनख्वा में है। इसी तरह पंजाब भी जो है वो तकरीबन पुरअमन है इस वक्त। मगर जो हमारे एरियाज हैं, जो रवायती तौर पे जिन एरियाज में जो है UI का असर है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। अब जो नून लीग वालों के साथ बात थी वो तो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट की बात थी। उनको किसी इस बात पे कायल करना कि जी आप भी जो है ना वो कहें कि इलेक्शन जो है ना डिले हो या ना हो, ये मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह की बात मुनासिब नहीं होती। वो उनके अपने नजरियात हैं, हमारे अपने नजरियात हैं। हमारा एडमी नून के साथ या किसी और दोस्त के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है। हमने अपनी राय जो है वो आवाम के सामने भी रखी थी, रियासत के हवाले से भी रियासत के सामने भी रखी थी, हुकूमत के सामने भी रखी कि ये हालात जो है इनको दुरुस्त किया जाए। ये इलेक्शन से हम जो है वो कोई फरार नहीं चाहते, कोई उससे इलेक्शन से पीछे नहीं हट रहे, मगर मामला सीधा किया जाए, कम से कम जिंदगियों को तो महफूज बनाया जाए, मगर फिल वक्त तो कोई ऐसी जो है उसमें ठीक है। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर बहुत सारी सियासी जमातों के लिए इस वक्त मुश्किल चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनका इंतखाबी निशान नहीं है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रही है। मौलाना साहब की जमात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात क्या 2013-18 से कुछ मुख्तलिफ नौइयत के होंगे या फिर इसके भी नताइज पर उसी तरह से एक शोर गुल होगा, उसको भी कंट्रोवर्शियल किया जाएगा, धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे? पहले से ही एक प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है। अभी कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि माजी में भी हुई है, अभी भी हो रही है, उनकी जमात को तो मौके ही नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी इलेक्शन आज तक हुए, इंतखाबात हुए हैं, कि कौन से अच्छे इंतखाबात हुए हैं, कौन से शफाफ इंतखाबात हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जब उलझनें पैदा की जाती रही हैं तो शक तो होगा। और तहफ़्फ़ुज़ात की बात इसी वजह से है। और मज़े की बात यह है कि वो जमातें जो पहले, ये तो अब केयर टेकर आने शुरू हुआ ना, पहले केयर टेकर थोड़ी होते थे, तो जो हुक्मरान जमातें रही हैं उन्होंने भी इलेक्शन कराए, तो उन्होंने कौन से साफ और शफाफ भी इलेक्शन करा दिए थे। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो इसी वजह से रहते हैं कि कोई एक जवाब रहे हारने का और जीतने का, कि भाई हमारे साथ तो ये जाती हुई। बात ये है कि इलेक्शन तो इसी तरह होते रहे और इसी तरह होते ही रहेंगे, लेकिन 2018 का इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुनफरिद रहा है कि उसमें तो बाकायदा बड़ा नंगेपन तरीके से धांधली करा के एक पार्टी को जिताया गया था। तो लेकिन बहरहाल शक व शुबात को जितना भी कम किया जाए, उलझनों को जितना कम किया जाए वो उतना ही बेहतर है। इलेक्शन पे तवज्जो दे, इलेक्शन तो हो रहे हैं ना। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इलेक्शन तो इसी तरह होते रहे और इसी तरह होते रहेंगे, तो क्या फिर हुकूमतों को भी तर्ज अमल यही रहेगा कि जिस तरह पहले हुकूमतें होती रहेंगी उसी तरह हुकूमतें होती रहेंगी? जो पाकिस्तान के असल बुनियादी मसाइल हैं इन इलेक्शंस के ज़रिए वो हल होने की तरफ जा रहे हैं या वो मज़ीद संगीनी और संजीदगी की तरफ जाएंगे, उनमें फिर इजाफा होता नजर आएगा हमें? यार, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर के मर गया था। तो पेशवाब के पास गांव वाले गए, उन्होंने कहा जी कुत्ता गिर गया। उसने कहा कि कुत्ता निकाल के वो जो कुआं है 7 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दो तो कुआं पाक हो जाएगा। उन्होंने 7 डोल निकाले, पेशवाब को जाके बताया कि 7 डोल निकाल दिए हमने, तो अब पानी पाक हो गया। उन्होंने कहा कुत्ता किधर है? उन्होंने कहा कुत्ता तो अभी कुएं के अंदर ही है। तो मसला ये है कि जमहूरियत के अंदर 1200 खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं, जागीरदार वडेरे, इनकी लाटरी हर जमात के अंदर निकल आती है। जो जमात आएगी इनकी लाटरी निकलेगी। हत्ता के गैर जमहूरी हुक्मरानी है तो भी ये खानदान मौजूद होते हैं। तो इन खानदानों की मौजूदगी में आपको कौन सी अच्छी हुकूमत की तवक्को है? आपको कैसे ये तवक्को है कि वो शख्स जो रमजान के रोजे नहीं रखता, उसको पता ही नहीं है भूख क्या है,
वो वजीर खुराक बन जाएगा। यही होता रहेगा जब तक कि आप इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। और रऊफ साहब, ये उस खानदान का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो बड़े जागीरदार हों, वो हुकूमत में जब भी आते हैं उनके साथ MQM भी शामिल होती है, चाहे वो कोई भी दौरे हुकूमत हो। राना मुबशिर साहब सीनियर तज्जियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रऊफ साहब, इस पर शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, फिर राना साहब की तरफ मैं जाता हूँ। आप तो हर हुकूमत का ही पार्ट होते हैं और फिर उन पर तनकीद भी करते हैं। नहीं, तनकीद वगैरह नहीं करते हैं। देखिए जो जीत के आएगा, अब वो जागीरदार हो, सरमायादार हो या काला चोर हो, अगर वो इंतखाब में जमहूरियत में यही है ना, जो जीत के आएगा आपको उसी से बात करनी पड़ेगी ना। मतलब हम क्या खलाओं में जाके बात करें या जिन भूतों से बात करेंगे? बात तो उन्हीं से करेंगे ना जो जीत के आएंगे। MQM मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है, और यही वो जमात है जो 30, 35, 40 बरस से पूरे पाकिस्तान में एक इनकलाबी जद्दोजहद की काम कर रही है। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के मसाइल का एक शानदार हल 3 तरामीम की सूरत में हमने दिया है कि आप सूबाई खुद की जद्दोजहद जो पूरी जिंदगी की वो तो ठीक हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट यानी जिलों को एम्पावर करने, आप जब जिला एम्पावर हो जाएगा उसके मसाइल मिलेंगे और वही लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान के आवाम को सही वही का वही काम करने का मौका मिलेगा, वही उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए यही वाहिद हल है कि अगर आप पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके ठीक है। चलें, अब हर सियासी जमात के पास अपने अपने तौर पर पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल है, लेकिन राना मुबशिर साहब, ये तमाम वही जमातें हैं जो कि माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं, एक साथ हुकूमतें करती रही हैं, तो ये मसाइल फिर हल हो क्यों नहीं पा रहे? मखलूत हुकूमत का एक बार फिर क्या, अगर आगे आने वाले दिनों में हमें तजुर्बा करना पड़ता है, क्या वो कामयाब होगा? जबकि माजी में हम PDM की मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी एक मखलूत हुकूमत थी, उससे पहले PMLN का मामला कुछ और था। तो ये एक बार फिर मखलूत हुकूमत अगर आती है तो किस हद तक पाकिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब रहेगी? राना साहब से मैं आता हूँ, रोक साहब की तरफ वापस जरा। जी राना मुबशिर साहब, थोड़ा अर्सा तो जरूर कामयाब होगी जी इनिशियल स्टेजेस पे, और आई वुड से कि कुछ महीने तक तो काम चलता रहेगा, लेकिन कुछ माह के बाद इश्यूज खड़े हो जाएंगे और फिर जो ख्वाहिशात होती हैं लाइस की, उनको अपनी मर्जी की मिनिस्ट्रीज चाहिए, उनको अपनी मर्जी के ओहदे चाहिए, वहाँ पे जो हिंड्रेंसेस आती हैं, रुकावटें आती हैं, वो एक इशू बन जाती है जो तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है और उसमें कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। जब कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं फिर वो अवाम पीछे रह जाता है और कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो जनाब प्रायोरिटी में चली जाती हैं, तो एक इशू बन जाता है और इशू बंदा रहेगा। आई वुड से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं चाहता ये हूँ कि मुल्क तरक्की करे, हमारी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो हमारे मुल्क के अंदर, बट जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, अवाम के सामने जरूर रखना चाहूंगा कि जहां पे भी अलाइज आए हैं, जहां पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं दूसरी पार्टीज के साथ, इश्यूज रहते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उसका हल कोई नहीं है। और इसको कई मरतबा इस एक्सरसाइज को रिपीट कर चुके हैं, लेकिन देन अगेन फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं। तो वो अवाम पीछे रह गया, मुल्क पीछे रह गया, कॉम्प्रोमाइजेस जनाब वो जो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं एंड बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो फिर राना साहब, इसका मतलब कि ये 8 फरवरी के बाद भी कोई हालात या मंजरनामा तो मुल्क के एतबार से बदलने नहीं जा रहा ना। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वही जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत करेंगे, जब बड़ी जमात के पास भी वो मुकम्मल मैंडेट ही नहीं होगा, तो फिर वो मुश्किल फैसले कैसे कर सकेंगे? फिर वही होगा कि PDM की हुकूमत खत्म हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया, तो वही पुराना ही निज़ाम चलता रहेगा और चेहरे भी इत्तेफाक से वो पुराने ही हैं। जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट। और यही मैं कह रहा हूँ कि यही इशू बनेगा और यही सिचुएशन बनेगी और इसमें इसका कोई हल नहीं है। इसका हल तो सिर्फ ये है कि देखें, अगर आपने कॉम्प्रोमाइजेस करने भी हैं तो उसमें फिर सारी जमातें जो हैं, जो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जमातें जो है मुल्क की सारी जमातें मिलके बैठ जाए, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि सारी जमातें मिलके बैठ जाए, लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर नहीं भी बैठती तो for the time being, at least those parties who are in power or who will be sharing the power or who will be in the corridors of power, वो तो at least एक पेज पे आ जाए। उसमें प्रायोरिटीज जो है
कि जी मनु ए वाली मिनिस्ट्री चाहिए है तो मनु ओ वाली मिनिस्ट्री चाहिए है, वो उससे थोड़ा सा बाहर निकल आए, ठीक है। और ठीक है, पावर गेम है, इट्स ऑल अबाउट पावर, लेकिन then again थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो होंगे वो आवाम तक जरूर पहुंचेंगे, सही, एंड दैट विल बी बहुत अच्छे होंगे, ठीक और है। उससे स्टेबिलिटी आएगी, उससे बड़े डिसीजंस लिए जा सकेंगे, उससे बड़े बड़े काम जो है, जैसे यहाँ पे कोई चीज जो इस वक्त देखा जाए तो वो रोलर कोस्टर की तरह चल रही है, कभी बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो वो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट वो जमातें जो पावर में मौजूद होंगी वो एटलीस्ट एक पेज पे भी आ गई तो बहुत बड़ी, आई वुड से इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन, बहुत बड़ी बात होगी और वो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप हो जाएगा। लेकिन देन अगेन वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर इट, वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। ठीक है, चलिए राना साहब, ज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलावा तो हमें तकरीबन तमाम ही जमातें एक पेज पर नजर आ रही हैं। अब क्या इलेक्शन के बाद ये जमातें भी हमें उसी पेज पर नजर आएंगी तो फिर ऑपोजिशन चला जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर इस पर मजीद गुफ्तगू के सिलसिले में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। रऊफ सिद्दीकी साहब, राना मुबशिर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये ब्रेक से पहले जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातें अगर एक बड़े कॉज के लिए, मुल्क की पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगी तो हालात आगे चलकर बेहतर भी हो सकते हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक अलग ट्रैक पर देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मामला ही मुख्तलिफ है। तो आगे चलकर इन जमातों को ऑन बोर्ड लेने का, इनके साथ बैठने का कोई प्लान, कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है? देखिए, ये मेरा ख्याल है जो मैं समझ पाया जो पॉलिटिकल वर्कर, तमाम जमातों को शायद मिलकर ही चलना पड़ेगा। सिर्फ आइडियल सूरत हाल ये हो सकती है कि क्योंकि आप जो है ना वो आप डिफॉल्ट के आसपास ही रहे हैं 2-4 सालों से गुज़श्ता, तो आइडियल सूरत हाल ये हो सकती है कि आप पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दे दीजिए कि उसमें जो आपकी सबसे अच्छी क्रीम है जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स में, आप उनको आगे ले आइए, इर्रिस्पेक्टिव कि कौन जो है ना वो कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, और उसके बाद मिलजुल की कोशिश करिए कि सूरत हाल से मुल्क निकल जाए। ये 2, 4, 5, 6 साल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्टी होगी। ये जो लोग ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शन के बाद दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, इतने मकान बना देंगे, इतने ये कर देंगे, मुमकिन नहीं है। आपने $25 बिलियन जो ना पर एनम वापस करना है, आपके पास जो है ना वापस करने के लिए आपको नए कर्जे लेने पड़ते हैं। आप सिर्फ जो है ना वो एक अजीब जो है वो शैतानी चक्कर में फंसे हुए हैं। उस शैतानी चक्कर से निकलने के लिए जो है आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा जोर लगाने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो आप दलदल में फंसे हुए हैं, आप मजीद धंस रहे हैं, आप जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं। हर आने वाला दिन जो है वो पहले वाले दिन से ज्यादा खराब होगा, और लोग जो है ना वो इससे भी ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है कि आप चीजें में और कामरान साहब, अभी तक जो मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या अभी मुस्लिम लीग नून का भी जो सामने आना है, उसमें भी उनका जोर तो मईशत पर, लोगों को सहूलियात देने पर, ये मुफ्त बिजली और डबल तनख्वाह, ये तमाम वही नारे हैं जो कि माजी में भी इसकी बुनियाद पर आवाम से वोट लिए गए। आवाम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वही बड़ी जमातें बार बार हुकूमत में आती हैं, उनके पास भी इस वक्त कोई थर्ड चॉइस की सूरत में कोई बड़ी पॉलिटिकल फोर्स मौजूद नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि इन्हीं में से कोई जमात आएगी और आप और दीगर जो छोटी जमातें हैं वो भी हुकूमत साजी में उसकी मदद करेंगी। तो वही रिपीट टेलीकास्ट जो पिछले 5, 10, 15 सालों में चलता आया है, वही हम अगले 3, 4 साल, 5 साल भी देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मुमकिन आप ये जो कुछ कह रहे हैं ना कि तनख्वाह डबल हो जाएगी, इतने घर बन जाएंगे, आसमान से जो है ना वो दूध की बारिश शुरू करेगी, मुमकिन नहीं है आपके यहाँ। आपको इस मामले से अगर निकलना है तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और एक चीज जो है ना वो करप्शन के ऊपर जो है वो जब तक आपके लीकेज खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मामला जो है ना वो फिर मजीद नहीं होगा। आपके यहाँ लीकेज की जो है ना वो 0% भी गुंजाइश आप बाकी नहीं रही हुई है। इस बात को लेके अगर पार्टियां आगे चलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं चलेंगी तो फिर जो ना आज के बाद कल के हालात ज्यादा बुरे होंगे। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ये इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त जो इन ख्वाबों को क्या कहा जाएगा, ये झूठे ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं जो अगले 5 साल की पिक्चर दिखाई जा रही है, जो हो सकता है सियासी जमातों को और उनके हुक्मरानों जो उनके लीडर्स हैं वो पब्लिक को बताना चाहिए और उसी की बुनियाद पर कैंपेन होनी चाहिए, या फिर बस ये वोट लेने के लिए कोई भी बात कर दी जाए और कोई भी ख्वाब बेच दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये ख्वाब दिखाना, और जिनको ताबीर का ही नहीं पता होता वो ख्वाब क्या देखेंगे। अगर ये ख्वाब 70 साल से दिखाई जा रहे हैं ना, जो सूरत हाल बनी हुई है हमारे यहाँ, तो जनरल लीडरशिप का तो बड़ा फकदान है ना। पेशावर सियासतदान तो हमारे दरमियान में मौजूद है। देखिए भाई,
जब तक के मसाइल ज़्यादा लोगों में से पढ़े लिखे लोग अगर बाहर नहीं आएंगे, वो मसाइल को कैसे हल करेंगे? एक बात। दूसरी बात है कि चले अब जो कुछ भी हमारे पास ऐसा मौजूद है, उसी में से हम कोई चीज़ निकाल कर बेहतरी की तरफ चले जाएं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन बहरहाल नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, जद्दोजहद जारी रहेगी। और जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि यहाँ पर एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, जो मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ऐसे ही है कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी तो लेके नहीं आएगी। लिहाजा उस सूरत में एमकेएम भी मौजूद होगी और हम बैलेंसिंग मोड हमारे ही होंगे, विनिंग मोड हमारे ही होंगे, जो इस हुकूमत को बनाने में मदद करेगी। लेकिन हमारा जो वायदे होंगे और जो होते रहे हैं वो है अवामी मफादात के। अच्छा रऊफ साहब, ये मखलूत हुकूमत वाली जो बात थी, ज़ाहिर है मैंने खुद से तो नहीं कही, तो कमर ज़मान काहिरा साहब थे और वो प्रोग्राम के पहले हिस्से में वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब वो अपनी जमात के हिसाब से कह रहे थे कि उनकी जमात सबसे बड़ी होगी। आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम हुकूमत में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगी और डिसाइसिव वोट उसी के होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती है, कोई सरप्राइज होता है, तब भी आप हुकूमत में शामिल होंगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब पीटीआई की हुकूमत 2018 में बनी थी तो हमारे पास 4-5 सीटें थी, सिर्फ 6, और हमारी वोट से इनकी हुकूमत बनी और हमारी वोट से इनकी हुकूमत फारिग हुई थी। तो हम तो विनिंग वोट लेके बैठे हुए थे, लेकिन इस दफा भी यही सूरत हाल बनने के लिए जा रही है। जो पार्टी जीत के आएगी और जो हमारे एजेंडे को अप्रूव करेगी, यानी बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करना है आइन के जरिए, जो इन तरामीम को कबूल करेगी उसके साथ हमारा वायदा होगा, चाहे वो कोई भी जीत के आए। ठीक है, तो रानो बशीर साहब, इस वक्त ये जो हम दो तरह की एक कैंपेन देख रहे हैं इंतखाबी, दो तरह के तर्ज सियासत, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त हर शहर में, एक वक्त में आप देखें आज जरदारी साहब लाहौर में मौजूद थे और बिलावल साहब शहदादपुर में मौजूद थे, तो पूरे मुल्क में वो लोग जा रहे हैं पब्लिक में। और दूसरी जो बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो जा रही है एमक्यूएम के पास, जेयूआई के पास, आईपीपी के पास, चौधरी शुजात साहब के पास। अब वो निकले हैं पब्लिक में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी आपको मियाँ नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह इलेक्शन से 15-20 दिन पहले नज़र आना चाहिए था। तो वो बड़ा सेफली एक अपने कैलकुलेटेड अंदाज से नंबर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जाकर आवाम पर रिलाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये दोनों में से किसका पलड़ा आप आने वाले अगले 20-25 दिन में भारी? देखिए, एक चीज तो पहले मैं आपको बता दूं कि रऊफ सदीकी साहब जो है ना, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि वो पंडित नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल पंडित हैं रऊफ सदीकी साहब, ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। यहाँ पे इनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, इनसे ज्यादा मजा हुआ सियासतदान इस वक्त नहीं है मुल्क में, तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इनको सब पता है और क्या होना है, क्या होता है, जगह पे क्या चलेगा, इनको सब चीजों का पता होता है। तो एनीवेज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एमक्यूएम जहाँ पे हाथ रखेगी, जहाँ पे इसका जिस तरफ झुकाव होगा उसी तरफ हुकूमत बनेगी, उसी की हुकूमत बनेगी, इस पे कोई शक नहीं है। और ये हमेशा से होता आया है। पहले वज़ीर आज़म जब होते थे, जो इलेक्ट होके आता था, वो जाके पहले हाजिरी देता होता था जाके एमक्यूएम के पास, और वहां पे जाके इनकी जनाब आशीर्वाद लेता होता था और फिर जाके हुकूमत बनती होती थी। आज भी उसमें 19-20 का फर्क जरूर पड़ गया है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आज भी एमक्यूएम के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। सेकेंडली जो बात है जो आपने पूछी कि जनाब बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, बिल्कुल रख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वाले बड़े जनाब कैलकुलेटेड मूव खेल रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर इसलिए नहीं आ रहे, जो आपका सवाल था, वो आएंगे। देखिए, जो पीटीआई की जो थी ना पूरी कैंपेन, जब नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, उस वक्त जो इस तरीके से जलसे हो रहे थे वो बहुत एग्रेसिवली हो रहे थे। एग्रेसिवली से मुराद बहुत तेजी से हो रहे थे और बार बार हो रहे थे, और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। और लोग जो थे और उनके पार्टी के भी जो लोग थे पीटीआई के, वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए थे। इन दिस पर्टिकुलर केस मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उस वक्त लाया जाए जब वो बिल्कुल जनाब हर चीज पक जाए, और जब देख पक जाएगी तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया जाए आगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। बाकी रह गया पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी देखे, पीपल्स पार्टी अपने सिंध के अंदर की जब तक बात है, पीपल्स पार्टी को आप बुरा कहें
पीपल्स पार्टी को कहें जनाब ये काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी को आप कहें जनाब कि ये पैसे खा जाते हैं या रिश्वत लेते हैं या जनाब कोई काम यहाँ पे पैसे के बगैर नहीं होता, लेकिन देन अगेन वोट फिर इन्हीं को पड़ जाता है पीपल्स पार्टी को। ठीक है, पीपल्स पार्टी को ही वोट पड़ता है और पहले से ज्यादा रहा है साहब। 13 से अगर आप देखें 13 से ज्यादा पड़े 18 में, 18 से अब तो ये फैसला हो 2008 से ज्यादा पड़े थे 13 में, और 13 में उससे ज्यादा पड़े। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके सीट्स और वोट्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं हैरानकुन तौर पर। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए पीपल्स पार्टी को जो है ना वोट मिलता जाता है, मिलता है, तनकीद भी होती है और बहुत सख्त तनकीद होती है उनपे कि जनाब कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। लेकिन देन अगेन जब वोट डालने का वक्त आता है, जब डब्बे खुलते हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा होते हैं। ये आप बाई इलेक्शन में भी देख लें, वैसे भी देख लें। सो पीपल्स पार्टी जो है ना उसका घर जो है सिंध की हद तक अगर देखा जाए तो उनको कोई एज सच अभी तक एज ऑफ नाउ कोई टफ टाइम नहीं मिल सकता। हाँ, इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड जो है वो बहुत स्लिपरी है और डे टू डे पॉलिटिक्स होती है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ पीपल्स पार्टी इज गुड एट होम। अपना जो सिंध तक जो हालात है उनके वो उधर तक ठीक है, दे आर वेरी कंफर्टेबल ओवर द। यस, पंजाब में बिलावल निकले हैं, पंजाब से इसलिए कि पंजाब से ही भुट्टो साहब ने शुरू की थी पीपल्स पार्टी, तो ही वांट्स टू टैप दैट थिंग, ही वांट्स टू गो फॉर दैट थिंग अगेन। लेकिन एक बात याद रखें, बिलावल के साथ साथ अगर आसफा आ जाती है मैदान में तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए, बहुत बड़ा माइलेज गेन करेगी पीपल्स पार्टी अगर आसफा भी आ जाती है। सही, ठीक है। तो अब एक शॉर्ट कमेंट जरा कामरान साहब से और रऊफ सिद्दीकी साहब से भी ले लें, सेगमेंट का अख्तिताम हो रहा है। रऊफ साहब, ये कामरान साहब पहले आप बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो बड़ी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो बड़ी पार्टी, आपकी जमात भी बहरहाल हुकूमत में ही मौजूद होगी, चाहे दोनों में से कोई भी हुकूमत बनाए। देखिए, जरूरी नहीं है, मुमकिन है कि हम हुकूमत में मौजूद हों, मगर ये भी मुमकिन है कि हम अपोजिशन में रहें। तो ये बात में जो भी स्ट्रेंथ हमारी होगी उसकी बुनियाद पे या दूसरी उसकी बुनियाद पे ये फैसला होगा। ये जरूरी नहीं कि हम हुकूमत में, नून होगी तो हम हुकूमत में होंगे, या कोई और दोस्त होगा तो हम हुकूमत में होंगे, या किसी और जगह पे होंगे। ये भी प्री मैच्योर है ये सारा कुछ कहना। ठीक है। हाँ जी, रऊफ सिद्दीकी साहब, राना साहब ने कहा कि पता आपको सब कुछ है, आप बता नहीं रहे, तो बस थोड़ा बहुत बता के भी चले जाएं कि क्या होगा 8 फरवरी के बाद। अरे नहीं, हमें तो मैंने बताया कि मैं कोई पंडित और जोशी तो हूँ नहीं कि 8 तारीख के बाद क्या होगा, लेकिन मुझे जो कुछ तज्जिया मैं कर सकता हूँ वही तज्जिया मुझे नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आवाम के पास जाके बताने के लिए किसी के पास कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि सबका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है और आवाम इतने ज्यादा बाशऊर हो गए कि वो अब सवालात कर रहे हैं। सही, ये इलेक्शन वो वाहिद इलेक्शन होगा जो 1200 खानदानों का इलेक्शन होगा। अगला इलेक्शन जो होगा उसमें ये सब साफ हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अवाम का शऊर, 25 करोड़ अवाम का शऊर बिल्कुल आसमानों में बातें कर रहा होगा। क्योंकि हर घर, हर फर्द मुतासिर हुआ है। ये खास तौर पे 40-45 साल की जो सियासी सरगर्मियां थी, और यही मैंने भाई जैसे बताया, इसका हल ही ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की 98% पढ़े लिखे लोगों के की जो ठीक है, चले पॉइंट आ गया। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, कामरान मोतज़ा साहब, राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे तो ईरान ने पाकिस्तान में जो दरअंदाजी की है, हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, उस पर पाकिस्तान का भी बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया है। इस पर डिटेल्स एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की गई और बलूचिस्तान में पंजगोर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में मिसाइल दागे गए, जहां पर 2 कमसिन बच्चियां अपनी जानों से गईं। और ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया कि जैश-ए-अदल नामी एक तंजीम है, वो वहाँ पर मौजूद थी, उसका नेटवर्क मौजूद था और उसके कैंप पर यह हमला किया गया, जो कि बिल्कुल एक बेबुनियाद बात निकली है। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इस पर रिएक्शन सामने आया और पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को ईरान से वापस तलब किया। ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान से मुल्क बदरी का फौरी तौर पर फैसला हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की जानिब से बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बताया गया और ये कहा गया कि इस पूरे हमले की ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद होती है, उनको वजाहत देनी होगी और बिला मशरूत माफ़ी का मुतालबा ईरान की जानिब से ईरान से पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो वाक़या पेश आया है, आगे चलकर क्या रिएक्शन इस पर ईरान की जानिब से सामने आता है, क्या वजाहत सामने आती है और दोनों ममालिक के दरमियान जो
जो ताल्लुकात के एक कशीदा होने की इब्तदा यहाँ से हुई है, अब ये किस हद तक संजीदगी की तरफ जाती है। चूँकि इससे पहले हमने देखा था दोनों ममालिक के दरमियान बड़े बरादराना ताल्लुकात थे, आपस में मुआहदा तक कई साल पहले दोनों ममालिक की जानिब से किया गया था, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाती थी, एक दूसरे को मालूमात का तबादला किया जाता था, और कहीं कोई अगर एक कोई नुकसानदेह सूरत हाल होती थी या कोई मशकूक या शकूक व शुबात पर मबनी इत्तला होती थी तो फौरी तौर पर वो दूसरे फरीक को पहुँचाई जाती थी ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। फिर इस हमले की और इस अमल की ज़रूरत इन हालात में क्यों पेश आई, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिनाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर अब तक तो एक तो रिएक्शन सामने आ जाना चाहिए था, एक मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था, एक वजाहत होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हो सकी। जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उस इलाके से मुताल्लिक, उस वाक़े से मुताल्लिक, वो भी पूरी तरह से वो नहीं है जो कि ईरानी मीडिया कोट कर रहा है। अब इस मामले को आगे जाते आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो बदकिस्मती की बात है कि कल रात को 17-18 घंटे पहले की जो ईरान ने अटैक किया था मिसाइल से और कुछ ड्रोन का इस्तेमाल था जो पंजगुर के नॉर्थ में था, ये इंतहाई मायूब बात है। और बिल्कुल एक चीज वो है जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी ईरान की जानिब से, लेकिन शायद ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो ईरान की कैफियत उनके ऊपर तारी है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी के 4 जनवरी वाले जो उसके कबर के ऊपर एक खुदकश हमला हुआ था, इसमें 86 करीब ईरानी शहीद हुए थे। तो उसको जैश अदल नामी जो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसका के ईरान के मुताबिक दाइश से ताल्लुक है, वो ईरान के साउथ में ऑपरेट करती है। और उनके एक फेक किस्म की स्टेटमेंट जो भी सामने ला के वो उसको शायद बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरानियन, तो कि भाई वो उन्होंने ये इसके पीछे थे, उस सुसाइडल अटैक के पीछे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। उससे पहले उन्होंने अरबील शहर जो है इराक का, उस पर हमला किया, सीरिया शाम पे हमला किया, और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भी जुर्रत की है। मैं समझता हूँ कि ये किसी भी सफारती अदाब के सख्त मुनाफी है, और स्टेट हुड का जो नोशन है जो उसके एन जो है वो ये खिलाफ है। पाकिस्तान कंप्लीटली जो है इसका हक रखता है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में ईरान के अंदर ऐसे तमाम अनासर के पीछे जाए कि जिनको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पुष्पनाई हासिल है, और वो माजी के अंदर वो जो है पाकिस्तान पे हमला करने में मुलव्वस भी पाए गए हैं। पाकिस्तान ने फरवरी 2023 में जब ईरान बॉर्डर पार से हमला हुआ था, इसमें 4 से 5 हमारे जवान शहीद हुए, तो उस वक्त भी हमने उनसे एहतजाज किया था, लेकिन बात सेटल हो गई थी। ये उनकी तरफ से ईरान की जानिब से 2013 के अंदर फरवरी में हमने सिक्योरिटी अकॉर्ड किया था ईरान से, कि जिसमें हमने उनसे मुआहिदा किया था कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे और म्यूचुअल जो है ऑपरेशंस किया करेंगे किसी भी दहशतगर्द अनासर के खिलाफ जो कि ईरान में या पाकिस्तान में हमला करने का इरादा रखते हो। ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक गैर मौजूद जो है वक्त सेलेक्ट किया ईरान ने, और एक जानी कैफियत उनकी गवर्नमेंट के अंदर। और अहमद सईद साहब, अगर हम माजी करीब का भी जायजा लें, पिछले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में भी ये जैश अदल की कहीं कोई ऐसी सरगर्मी या कोई एक्टिविटी या उनकी कोई ऐसी कार्रवाई के जिसके नतीजे में ऐसा हमला किया जाए या ऐसा अमल किया जाए, वो तो तब भी नहीं बनता, तो उनकी भी कोई एक्टिविटी ऐसी नज़र नहीं आई। और इनकेस अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी भी ईरान के पास, तो फिर मौजू यही होता कि पाकिस्तान को इत्तला किया जाता, पाकिस्तान को मौका दिया जाता कि वो ये कार्रवाई करे। जी बिल्कुल, इसमें मैंने कहा कि 2013 फरवरी का जो अकॉर्ड है सिक्योरिटी का, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन शेयर करके हमने म्यूचुअल ऑपरेशंस करने थे, जिसके सिलसिले में हमारी दोनों अफवाज जो है वो म्यूचुअल ट्रेनिंग भी करती आई हैं। लेकिन और ये जो जैश अदल नामी एक नई जो जमात का नाम ये लोग ले रहे हैं और उसके एक फेक स्टेटमेंट सोशल मीडिया के पीछे ईरानियन जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का एक सख्त रिएक्शन गया है ईरान की हरकत के ऊपर, तो अब उसके पीछे जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ईरान की तरफ से इंतहाई एक गैर मौजू हरकत थी कि जिसमें इसराइल जबकि जेनोसाइड कर रहा है गजा में फ़लस्तीनियों का, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जबकि मुसलमानों को इत्तेहाद करने की जरूरत थी, तो उसमें आपने 3 मुस्लिम ममालिक के ऊपर बेस वक्त में जो अटैक किया है, ये वाज़ेह तौर पे दिखाता है कि मुस्लिम ममालिक जो है वो किस कदर जो डिवाइडेड हैं। आपकी जो आपकी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो इसी डिवाइडेड है। आप किस तरह से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो? और सबसे बढ़ के ये कि जो आप जो किसी मुल्क में हॉट परसूट करते हैं, तो फिर कोई भी मुल्क उठ के आप किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अमेरिकन हो गए, इंडियंस हो गए, जो इस तरह के थ्रेट्स देते चले हैं, वो ईरान की मिसाल देते हुए इंटरवीन करने का भी मौका फराहम किया है ईरान ने। अब जिस तरह से चाइना का बयान सामने आया कि ईरान और पाकिस्तान तहम्मुल से काम लें, ज़ाहिर है अभी ये सिर्फ उनके वजारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान है,
फिर अगर ये मामला आगे संगीनी की तरफ जाता है तो वो कोई सालिस बनकर भी सामने आ सकता है, कोई दोनों मुल्कों को एक मेज़ पर भी बिठा सकता है। तो दरमियान में फिर एक मदाखलत का भी मौका देते हैं आप फिर बड़ी ताकतों को। जी देखिए, बिल्कुल ऐसी है। आपके जो भी हालात जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर और पाकिस्तान और हमारे रीजन के अंदर, उसमें ये एक प्लांटेड कोई एक्टिविटी भी हो सकती है कि जिसके ऊपर ईरान ने रिएक्ट किया है। ईरान को इसके ऊपर होश के नाखुन लेना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है जो कि सफारती और सियासी जो तमाम ऑप्शंस हैं उनको जो है पहले मेन्यू के ऊपर रखेगा, उनके ऊपर ऑपरेट करेगा। और अगर ईरान ने बिला मशरू बिला शर्त किसी जो पाकिस्तान से माफी ना मांगी तो आर्टिकल 51 के तहत ISI-MI और आर्म फोर्सेस और FC बलोचिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं कि किन इलाके में ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सरपरस्ती में एंटी सुन्नी जो दहशतगर्द तंजीमें उनके कैंप्स मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान कभी भी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की जरूरत है, फलस्तीनियों को सपोर्ट करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में ईरान को अपने किए पे शर्मिंदा होना चाहिए, और अगर वो इसके ऊपर वो डटा रहा और इसकी अपनी हटदर्मी बरकरार रखी तो पाकिस्तान जो है, जैसे कि फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर अपने वक्त की चूजिंग के ऊपर जो है जगह और टाइम के मुताबिक रिटेलिएट करेंगे। इससे पहले पुलवामा की रिएक्शन में पाकिस्तान अपनी मर्जी के हिसाब से रिएक्ट कर चुका है, तो प्रेसिडेंस मौजूद है। और ISPR और पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के नीचे जो है वो रिएक्ट करेगा। और इसमें जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है, मेरे ख्याल में उसको फौरन इसके बैठक उसकी होनी चाहिए, ताकि आप सफारती, सियासी और मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर गौर करें, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो खामोश रहे, क्योंकि पाकिस्तान की डिटेल्स अभी तक जो पाकिस्तान का जो इनिशियल रिएक्शन सामने आया कि अभी फिलहाल सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया जाए, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए तेहरान से, या ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदल कर दिया जाए, जो अभी आगे इन फ्यूचर दौरे होने थे मुख्तलिफ वफूद के और हाई ऑफिशल्स के, उनको भी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो ये रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से जो इनिशियल है ये बिल्कुल मुनासिब है, ये वक्त की ज़रूरत था कि कम अज़ कम इतना रिएक्शन तो पाकिस्तान दे। जी देखिए, सफारती और सियासी जो है ना, सबसे पहले ऑप्शंस आपके पास होती हैं जो कि अमन को एक मौका देती हैं, इससे पहले कि आप हॉट एस्केलेशन की तरफ जाएं। पाकिस्तान एस्केलेटरी लैडर की सिर्फ उसका तो ऊपर जाएगा, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट का जंग में जाना वो खित्ते के अमन को दरपेश चैलेंजेस में इजाफा ही करेगा। और स्पेशली मुसलमानों को जो मिडिल ईस्ट के अंदर चैलेंजेस इस पर दरपेश हैं, बहरा अहमर के अंदर जो जिस तरह की चैलेंजेस हैं, उसमें हौसी कबाइल उसको जिसको ईरानियन की सपोर्ट हासिल है, तो ये एक प्लांटेड एक चीज भी हो सकती है बिग पावर्स की जानिब से कि ईरान को वो इन्वॉल्व करे पाकिस्तान के साथ, ताकि वो हौसी कबाइल की जो है वो मदद ना कर सके। ये एक जो है वो थ्योरी हो सकती है, पोटेंशियल थ्योरी की, जिसके पीछे ईरान ने इस तरह की गलती की हो। लेकिन पहले सफारती और सियासी लेवल के ऊपर पाकिस्तान जरूर अपनी तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा। और अगर ईरान ने जो बात ना मानी और बिला मशरूत को माफी ना मांगी तो पाकिस्तान जो है UN चार्टर के हिसाब से एस्केलेट करके और अपनी जो मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में बिल्कुल वो इसको जो है वो ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा। और ईरान को उसके लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आगे माशी एतबार से भी ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला आगे बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे मौके पर जबकि दो ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हों, ट्रेड उनकी बढ़ रही हो, ऐसे मौके पर यह कार्रवाई होना एक बड़ा सवालिया निशान है। इसमें फिर ज़ाहिर जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक साजिश का अंसर भी, एक किसी प्लांटेड कैंपेन का भी हिस्सा ये हो सकता है। लेकिन ईरान का जो एक नज़रिया है, एक उनका जो अपना एक बयानिया है, वो तो बड़ा वाज़ेह रहा है। वो तो किसी बड़ी ताकत के भी अंडर प्रेशर वो नहीं आते हैं। तो फिर ऐसा मुमकिन है कि किसी तीसरे फरीक ने ये कोशिश की हो इस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की? बिल्कुल ईरान को बेसिकली जो आप हौसी को ये लोग कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहरा अमर में आने जाने वाले मरकज़ जहाज़ों पे अटैक करें, तो शायद ईरान को इंगेज करने के लिए, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के टारगेट्स को उनको पेश किया गया कि जिसमें उनकी जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से उन्हें गलत फैसले दिए, और ये तमाम चीज़ मुमकिनात में शामिल है। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के 2 रोज पहले मुलाकात हुई थी, और ये उनकी मुलाकात का शाफाना भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि ईरान के अंदर भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि बाहर की पोर्ट की डेवलपमेंट भी शामिल है, मुख्तलिफ सड़कें, गैस पाइपलाइन वगैरह के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कुछ प्रो को शायद ईरान को इस तरह की गलत मालूमात फराहम की है कि जिसमें ये बावर कराया गया कि शाम, इराक और पाकिस्तान में
मौजूद दहशतगर्द जो तंजीमें हैं सो कॉल्ड जो जी। ईरानियन है बेसिकली जो जैसे अदर है उसके मुताबिक गलत इंफॉर्मेशन दी हो इसके ऊपर ईरान ने रिएक्ट किया हो। मैं समझता हूँ कि वो भी बैठे होंगे, डाटा की जारी होगी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस वैल्यू जो है उसको चैलेंज किया गया। तो पाकिस्तान अपनी डिफेंस वैल्यू को कभी चैलेंज नहीं होने देगा और अपनी जो सवरेनिटी है चाहे वो जमीनी सरहदों की हो, बहरी हो या फजाई किसी सूरत जो उसको मलाई नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए कोई कीमत भी अदा करनी पड़े। उसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का जल्द से जल्द होना, उसमें तमाम ऑप्शन का टेबल पर पड़ा होना और उसके ऊपर एक्सरसाइज करना समझता हूँ वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान तमाम ऑप्शन को बेहतर लाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्नाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और जानिब से जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान में उसके खिलाफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। और अब आने वाला वक्त देखना होगा कि किस तरह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे चलते हैं। फ़िलहाल सिफारती सतह पर इन ताल्लुकात को मुनक़ता करने का कदम पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।